वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ बायोलॉजी सेक्शन। आज का टाइटल है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थियरी। ये है चैप्टर एवोल्यूशन का सेकंड सेक्शन। सो यहाँ देखिए मैंने ये लिखा है, ट्रूथ हैज़ टू फॉर्म्स, वन फॉर्म एज इट हैज़ हैपेंड, जो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, और ट्रुथ का एक सेकंड फॉर्म होता है जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेड है या जो हिस्ट्री बुक्स में रिटन है। तो ये मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ये प्रपोज की और एवोल्यूशन को डिफाइन किया कि देयर इज़ ग्रेजुअल चेंज इन एवोल्यूशन, ये थ्योरी इतनी इजी नहीं थी कि इसे आपने नेचर में ऑब्जर्व किया नेचुरल सिलेक्शन और पब्लिश कर दिया। ही हैड टू फाइट अगेंस्ट दिस थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और इसके साथ फाइट करना मीन्स एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब वो क्या था उसके हम डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो एनटीए के सिलेबस के हिसाब से हमने फर्स्ट सेक्शन कर लिया है और आज हम ये कवर करेंगे डार्विन्स कंट्रीब्यूशन। एवोल्यूशन चैप्टर में ये है सेकेंड सेक्शन। सो लेक्चर वीडियो का आउटलाइन ऐसा रहेगा, पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी की लाइंस को रिव्यू करेंगे। दोनों ओल्ड और न्यू पीडीएफ्स दोनों एक साथ करेंगे हम। सो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये क्या कहता है? इसमें ये है किसने प्रपोज किया है, ये रिलीजियस लिटरेचर का है, ये रिलीजन क्या मानना है ये, और इसका वैसे तो काफ़ी सारे पेजेस में लिखा गया है बट इसके भावार्थ को हमने 3 कॉनोटेशंस में समराइज किया है। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एज सच। दैट मीन्स अर्थ बना एंड इमीडिएटली, जैसे आज हमें जितनी स्पीशीज दिख रही हैं, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, सब के सब तुरंत आ गए थे, उनका ओरिजिन हो गया था इमीडिएटली। द स्पीशीज डाइवर्सिटी वॉज सेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस थियोरी के हिसाब से स्पीशीज डाइवर्सिटी सेम थी, सेम है और सेम रहेगी फ्यूचर में, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट है, अर्थ 4000 ईयर्स ओल्ड है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि अर्थ कितनी ओल्ड है, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, बट इस थियोरी के हिसाब से 4000 ईयर्स ओल्ड। सो टेक्स्ट बुक में आपको ये लाइन दिखेगी, ऑल दीज आइडियाज वेयर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब ये कहने से ना हमें वो फील नहीं मिलता कि एग्जैक्टली क्या हुआ रहेगा, स्ट्रांगली चैलेंज मतलब क्या, इसकी डिटेल्स क्या हैं। सो पहले आप ये समझिए कि हु बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। पोप, कार्डिनल्स, आर्क बिशॉप, बिशॉप एंड प्रीस्ट, ये सब होते हैं चर्च मेंबर्स, ओके। और इनसे रिलेटेड जो अनदर इम्पॉर्टेंट है वो है रॉयल फैमिली। सो आप खुद सोचिए, अगर आपने इस थियोरी को अपोज किया दैट मीन्स आप इनको अपोज कर रहे हैं, और इन दोनों के पास पावर होता है आपको पनिश करने का। सो यूजुअली इनके अगेंस्ट कोई जाता नहीं है। सो चार्ल्स डार्विन के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था, हाउ टू पुट हिज फाइंडिंग्स एंड गेट इट पब्लिश्ड एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी। सो चार्ल्स डार्विन ने अपनी सारी रिसर्च फाइंडिंग्स 1836 तक एक्वायर कर ली थी। जो भी उन्होंने रिसर्च किया था वो उन्हें यहाँ पर डेटा मिल चुका था। 5 साल की उनकी सी की जर्नी थी, HMS बीगल शिप का नाम था। सो 1831 से लेके 36, 5 साल का ये जर्नी था। तो उनके पास डेटा था, लेकिन इसे पब्लिश करने में उन्होंने देखो इतना टाइम लगाया, 1859, मतलब 20 साल तक उन्होंने वेट किया for the general public and the scientific community and religion to accept the concept of evolution. Evolution, according to Charles Darwin, is a gradual change. जबकि theory of special creation कहता है there is no change, everything remains same. So ये direct contradiction था theory of special creation का.
So that's why he had to wait for so long, 2 decades. और ये रिपोर्टेड भी है, he initially delayed publication due to concerns about the potential backlash from religious and scientific communities. अब आप कहेंगे कि साइंटिफिक कम्युनिटी क्यों इसे अपोज कर रही थी? तो ये बात आप ध्यान दीजिए कि जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इनको फंडिंग मिलती है रॉयल फैमिली से। ओके, सो जहाँ से आपको फंडिंग मिल रही है उसके अगेंस्ट जाना मुश्किल है। तो इसीलिए देखिए, चार्ल्स डार्विन ने बहुत समझ से ये काम लिया कि उनका डेटा पब्लिश होना ज़रूरी है, और इसलिए उन्होंने चाहे भले ही 20 साल वेट करना पड़े, बट ही वेटेड, एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हिज वर्क। सो अभी हम इसके डिटेल्स देखते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या था। सो शिप का नाम है HMS बीगल। सो ये HMS का मतलब होता है हिज हर मैजेस्टी शिप। सो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रिप थी, बट इनके लिए, डार्विन के लिए, ये अनपेड ट्रिप थी। तो उन्होंने सेल्फ फंडिंग की अपनी। ही वॉज रिच मैन, सो दैट वॉज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर हिम, एंड दे ऑफर्ड हिम अ पोजिशन ऑफ नेचुरलिस्ट, कि आप सर्वे कर सकते हैं वहाँ का। एक्चुअल एम इस ट्रिप का था टू स्टडी द हार्बर एंड कोस्ट लाइन, जो कि बॉटनी और बायोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं है। ओके, सो ये सब गवर्नमेंट एम थे, और ही डिड एडिशनल वर्क एज ए नेचुरलिस्ट। ओके, सो टेक्स्ट बुक में आपको ये लाइन मिलेगी कि हिज शिप वेंट अराउंड द वर्ल्ड। सो हम थोड़ा जर्नी इसका देखते हैं। जर्नी शुरू हुई थी इंग्लैंड से, और फर्स्ट, और देखिए इसका टाइम देखिए 1831 में, और यहाँ से ये पहले पहुँचे कैनरी आइलैंड। सो कैनरी आइलैंड एक आर्कीपेलागो है, मतलब जो आइलैंड हैं उसके चारों तरफ सी है। उसके बाद यहाँ से वो आए ब्राज़ील। देन यहाँ से ट्रैवल करते हुए अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका, ओके, उरुग्वाय, अर्जेंटीना, चिली, देन पेरू एंड एक्वाडोर, और फिर यहाँ है गैलापागोस आइलैंड। सो इंग्लैंड से यहाँ तक पहुँचने में इनको 4 साल लगे हैं। तो काफ़ी डिटेल स्टडी की इन्होंने कोस्ट लाइन, और यहाँ पर अवेलेबल काफ़ी सारे इन्होंने सैम्पल्स लिए। ओके, तो बहुत थॉरो स्टडी है चार्ल्स डार्विन की। देन गैलापागोस से तहीती आइलैंड, ओके, यहाँ से न्यूजीलैंड, एंड देन ऑस्ट्रेलिया, देन ऑस्ट्रेलिया से मॉरिशस, एंड देन बैक, ये पूरी यहाँ अफ्रीका की कोस्ट लाइन स्टडी करते हुए देन फाइनली 1836 में ही रीच्ड बैक होम। सो 5 years की ये थॉरो स्टडी थी रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। सो हिज ऑब्जर्वेशन वॉज, ही ऑब्जर्व देयर वॉज ग्रेजुअल चेंज, ओके, और यही अपोज कर रहा है थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, क्योंकि वो स्पेशल क्रिएशन क्या कहते हैं कि एवरीथिंग रिमेन्स सेम। So, according to Darwin, existing living forms share similarities to varying degrees, not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago. So, similarities and variations ये दोनों exist करते हैं community में. Many such life forms do not exist anymore. There had been extinctions of different life forms in the years gone by. सो बेसिकली इसका कंक्लूजन ये है कि ग्रेजुअल एवोल्यूशन होता है लाइफ फॉर्म्स का। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी डार्विन की, कि ये जो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स हैं इन्हें कहा जाता है डार्विन्स फिंचेस, बेसिकली बर्ड्स हैं। तो एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन एक ही पर्टिकुलर बर्ड के अलग अलग हमें वेराइटीज़ दिखते हैं, वेराइटीज़ इन देयर बीक शेप। Some are eating fruits, some are eating seeds, some have become insectivorous. जैसे कि ये पॉइंटेड बीक, ये इंसेक्ट्स पिक करने में ज़्यादा मदद करेगी। एंड ऐसी हार्ड और ब्रॉड बीक्स, ये जो टफ नट होते हैं उनको क्रैक करने में हेल्प होती है। तो इन्होंने अपनी रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी चुनी
and this is how the evolution has worked in their favor. सो ये देखिए, ये कोई 1 साल में नहीं होता है या 2 साल में नहीं होता है, काफ़ी थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इस तरह का एवोल्यूशन देखने के लिए। सो इतनी बारीकी से डार्विन ने इन सब की स्टडी की और फिर कंक्लूजन पे आए वो। सो एवोल्यूशन के 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट है बिल्ट इन वेरिएशन और दूसरा है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। बिल्ट इन वेरिएशन मीन्स जो एक तो कॉन्स्टेंसी होती है जीनोम की और एक होती है वेरिएशन। सो अगर कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो सम वेरिएशंस विल हेल्प ए पर्टिकुलर group of organism to survive better in those altered environment. ओके, एंड जब वो सर्वाइव करेंगे उसके बाद वही सेलेक्ट आउट होंगे जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, एंड दे विल इवेंचुअली आउटब्रीड एंड दे विल स्टार्ट डोमिनेटिंग इन दैट रीजन। सो सर्वाइवल के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिल्ट इन वेरिएशन। एंड सेकेंड होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। सो रिप्रोडक्टिव फिटनेस confers the ability to produce more progeny, and therefore more progenies will survive and this particular group of individual will be selected by nature. So ये दो aspects बहुत important हैं in the mechanism of evolution. So Alfred Wallace also came to the same conclusion that slow and steady gradual changes occur and natural selection plays important role in allowing organism with adaptive fitness. सो बायोजियोग्राफी एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। सो कंक्लूजन इस सेक्शन का यही है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं टू स्टेटमेंट या फिर एजर्शन रीजन क्वेश्चंस में। एंड बिकॉज ऑफ डार्विन स्टडी ये भी प्रूव हो गया कि अर्थ बहुत ओल्ड है एंड नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर एंड होता है। अब हम एनसीईआरटी की लाइंस एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस इसमें इन स्लाइड्स में इंक्लूड की थी, बट अगेन वी विल गो थ्रू ऑल दी लाइंस। सेक्शन 2 में एक सिंगल पैराग्राफ है, उसको मैंने स्प्लिट किया है। सो देखिए, ये न्यू एनसीईआरटी से है, ये ओल्ड से है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड इसके 3 कॉनोटेशंस हैं। ये आप प्लीज बाय हार्ट कर लीजिए, ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ सकता है ये। देन नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि स्प्लिट किया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो शिप का नाम था वो है HMS बीगल। सो चार्ल्स डार्विन का वॉयज है ये, सी वॉयज, एंड ही came to the conclusion that gradual evolution of life forms occur. Then built-in variations help in the process of gradual evolution and in natural selection. So these variations enable them to survive better, and then they eventually outbreed and start to dominate in the population. Next one, reproductive fitness is also one of the parameters जो हमने अभी डिस्कस किया था पहले. So reproductive fitness will allow more progeny to be produced and they will survive. Then Alfred Wallace, उन्होंने कहाँ पर काम किया था? मेले आर्कीपेलागो, एंड सेम कंक्लूजन्स आए थे जो चार्ल्स डार्विन के हैं. So new types of organisms are recognizable and जो existing forms है they share similarities and share common ancestors. And this line is very important. Geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth. क्योंकि जियोलॉजिकल हिस्ट्री मीन्स अभी जोग्राफी में जैसे चेंजेस होंगे तो हैबिटेट चेंजेस होंगे, एंड हैबिटेट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन and species evolution. So this is the end of this video.
आज का मेन मैसेज यही है कि चार्ल्स डार्विन की तरह आप भी पेशेंस डेवलप कीजिए. If you know something, scientifically correct information which others don't have, wait for some time and don't negate others directly. Okay, even if they are wrong, with time you will get the right time to open up and present your views to others, and slowly it will be accepted by others also. So this is one aspect which textbooks will not teach you, but it is very important in real life scenario. Otherwise, you will feel cut off from the society. एक साइंस स्टूडेंट बन के रह जाओगे. So वो flexibility होनी चाहिए views की, and wait for the right time to share your views and your ideas. And if it is needed, okay. Otherwise, don't force your ideas just because you are scientifically correct. So that's all for this video. Hope you liked it. And thank you so much for watching my video. Stay tuned for other topics. Take care of yourself.